फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार और स्वागत है आप सभी का यूके स्टडी हॉल में नए चैप्टर के साथ। और वो चैप्टर है संधि। बहुत मुश्किलें आती हैं संधि पढ़ने में, ठीक है। अभी तो ये आसान चल रहा है, अभी आसान ही है, क्योंकि अभी हो सकता है कि जब ये वीडियो देख रहे हैं वो नए स्टूडेंट्स भी हो, तो इसलिए अभी धमाका नहीं होना चाहिए। होगा, मुश्किलें भी हैं इसमें, लेकिन पहले आसान देख लेते हैं, उसके बाद मुश्किलों को देखेंगे तो इतना घबराएंगे नहीं हम सभी, है ना। तो संधि और संधि के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं अच संधि। इसकी एक क्लास हो चुकी है पहले, अभी दूसरी क्लास है, ठीक है। तो संधि क्या है, क्या विच्छेद है उसका, वो सब हमने पहली क्लास में पढ़ लिया है संधि की। आज जो हम पढ़ेंगे वो संधि के अंतर्गत आएगी अच संधि। अच संधि क्या स्थिति है, इसका एक पार्ट हमने पढ़ लिया है। दूसरा देखते हैं। दूसरी स्थिति क्या कह रहा है, देखिए। अच संधि बताई गई थी कि स्वर संधि को अच संधि भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो अच संधि के 5 भेद बताए गए थे। उसमें दूसरा दीर्घ संधि हम पहली क्लास में पढ़ चुके हैं, आप पहली वीडियो देखिएगा, उसमें दीर्घ संधि के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। उसके बाद बात आती है गुण संधि की। स्वर संधि या अच संधि, ये सब अच संधि के अंतर्गत, देखिए ये हेडिंग लिखी हुई है कि संधि तो पढ़ रहे हैं, संधि क्या है वो सब आपको फर्स्ट वीडियो में बता दिया गया है। सेकंड वीडियो में बताया गया है कि अच संधि के बारे में हमें पढ़ना है। और अच संधि में जो दूसरा भेद आता है वो है गुण संधि। और गुण संधि के अंतर्गत कुछ नई विशेषता, गुण का मतलब नई विशेषताएं इसमें आती हैं सामने, नए गुण बनते हैं। वो कौन कौन से है? पहला तो है ए, ह्रस्व ए। ये कह रहे हैं कि छोटा अ या बड़ा आ, ह्रस्व अ या दीर्घ आ के बाद ह्रस्व ई या दीर्घ ई आने पर ए हो जाता है। यह तो हुई पहली परिभाषा कि ए कैसे होगा। और दूसरी स्थिति जो हमने पहले बताई थी, पहले स्थिति ये थी कि जब सजातीय होंगे, सजातीय का मतलब एक ही जाति के, एक ही परिवार के होंगे, तो वहां तो हम दीर्घ करेंगे। जहां सजातीय होंगे वहां पर दीर्घ संधि होगी। लेकिन जब विजातीय हो जाएंगे, अलग अलग जाति, विजातीय की स्थिति, अलग अलग परिवार के होंगे, तो वहां पर गुण तैयार होगा, ठीक है। ये स्थिति आ जाती है गुण संधि की। सबसे इजी डेफिनेशन है, बहुत आसान परिभाषा है। या तो आप बुक्स में देखते हैं कि अ या अ के बाद ई या ई आने पर ए हो जाता है, ये तो पहली परिभाषा हो गई। दूसरी स्थिति जो बहुत ही छोटी सी ट्रिक है वो देखिए, सजातीय जहां पर होंगे, सजातीय स्वर, वहां पर दीर्घ संधि। और यदि विजातीय होते हैं, मतलब अलग अलग परिवार से आते हैं, तो वहां पर गुण संधि होगी। तो यहां हम समझ लेते हैं अ या आ के बाद ई आने पर, देखिए ये एक ही परिवार के हैं, ये सजातीय, ये आपस में सजातीय हैं, ये आपस में सजातीय। लेकिन जब ये स्थिति बन जाती है, ये अब एक विजातीय हो गए, ये एक इस परिवार से ये उठा लिया और इस परिवार से ये उठा लिया, तो वहां पर गुण ही बनना है, एक विशेषता, नई विशेषता आ जाती है, तो वहीं पर गुण संधि का निर्माण होता है। अ या आ के बाद देखिए कैसे होता है, नर घन इंद्र, तो बन गया नरेंद्र। ए पहले ही बताया गया था, जहां पर ए की आवाज आएगी, ओ की आवाज आएगी, अर की आवाज आएगी, अल की आवाज आएगी, वहां पर गुण संधि होनी है। अगर हमें शब्द मिल जाए नरेंद्र, तो नरे इंद्र, गणेश गणे ए, ठीक है, महेंद्र महे ए, राकेश राके ए, सब में ए आ रहा है, तो यहां पर गुण संधि। सबसे पहली पहचान की हमने शब्द में ही देख लिया, तो जहां पर ये स्थिति बन जाए वहां पर गुण संधि। अब एग्जाम में इसका विच्छेद करने के लिए भी आ जाता है कि संधि विच्छेद कौन सा सही होगा। तो वहां पर देखिए स्थिति क्या होती है, नर और इंद्र में आप देख सकते हैं, नर में आ पे खत्म और इंद्र ई से शुरू हो गए ना, विजातीय विजातीय हो गए भाई, ये अलग परिवार से, ये अलग परिवार से, तो जाहिर सी बात है क्या बनेगा,
ए का निर्माण होगा। आप बोल के देख सकते हैं, सिर्फ लिखने से काम नहीं चलना, आप बोल के देखिए। अ और ई को मिला करके देखिए, आई आई अ ई अ ए आ ई, तो ए की साउंड निकलती है। गण ईश, अब गण में छोटा अ है और ईश में बड़ी ई है, तब स्थिति क्या बनेगी, तब भी ह्रस्व ए ही तैयार होगा। ठीक है, छोटी है अ और ई। स्थिति है महा इंद्र, तो महा का आ और इंद्र का ई, तब भी छोटी ए ही तैयार होगी। राका ईश, तो राका का आ और ईश, तब भी छोटी ए ही बनेगी। सभी को समझ आया? ठीक है। नर इंद्र, नरेंद्र, गणेश, गणेश, महा इंद्र, आ और ई का मेल तो बना ए, तो महेंद्र। सब पर एक मात्रा होनी है, छोटी ए है ना तो एक मात्रा होगी, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। राका ईश। अच्छा हाँ, ये बताइए ना, ये राका किसका पर्यायवाची है? राका जानते हैं? राका और ईश का मतलब पिछली क्लास में बताया गया था, स्वामी होता है। तो राका का अर्थ होता है रात, रात, रात्रि, निशा, निशी, निशीत, आपने पढ़े होंगे पर्यायवाची। तो राका भी रात का ही पर्यायवाची है। तो राका और ईश मतलब रात का स्वामी, तो रात का स्वामी राकेश। और राकेश किसका पर्यायवाची हुआ? चंद्रमा का पर्यायवाची हुआ। भाई रात का स्वामी तो वही बन जाता है चंद्रमा। तो राका रात्रि का पर्यायवाची है, ईश का अर्थ होता है स्वामी, मालिक हम कह सकते हैं। और राकेश, राकेश किसका पर्यायवाची हुआ? चंद्रमा का पर्यायवाची हुआ। तो नरेंद्र, गणेश, महेंद्र, राकेश, इन सब में एक ही साउंड निकल रही है और ये हमारी कहलाएगी गुण संधि। अगला देखते हैं ओ। ये गुण संधि में तीन बातें आती हैं, ए ओ अर, ये कंडीशन। तो अब हम बात कर रहे हैं ओ की। ओ की स्थिति अब ओ में चेंज आएगा जब अ या आ के बाद उ या ऊ, छोटा ऊ या बड़ा ऊ आ जाए, ठीक है, तो वहां पर ओ हो जाता है। जो मेल, जो परिवर्तन होगा वो ओ में जाएगा, ओ हो जाता है जब अ या आ के बाद, इस प्रकार के बाद इसमें ये मिल जाए, ऊ या ऊ मिल जाए, तो यहाँ पर ओ हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, पर उपकार, तो पर का अ और उपकार का ऊ, तो अ ऊ मिल करके ओ बना, परोप। ठीक है, पर उपकार तो हो जाएगा परोपकार। अगला देखें, समुद्र ऊर्मी, समुद्र ऊर्मी तो हो जाएगा समुद्रोर्मी, समुद्रोर्मी। सही है ना? छोटा आ और बड़ा ऊ। हो सकता है छोटा अ ना हो, बड़ा आ जाए, तब भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए गंगा और उदक, तो गंगा का आ और उदक का ऊ, तब भी ओ का निर्माण होगा और बनेगी गुण संधि। अगला है गंगा ऊर्मी। अब कहीं कहीं ऐसा होता है कि बड़ा आ के बाद छोटा ऊ ना आए और बड़ा ऊ आ जाए, तब क्या होगा? तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तब भी छोटा ओ ही होगा। ओ ओ, ठीक है। तो पर उपकार, ये देखिए परोपकार, ओ की आवाज निकल रही है। समुद्र उर्मी, तो ये समुद्रोर्मी गुण संधि है। गंगा उदक, गंगोदक में भी गुण संधि है। गंगा ऊर्मी, गंगोर्मी में भी गुण संधि है। अब एक बात का, परोपकार सभी जानते हैं, समुद्र, समुद्र। ऊर्मी का सीधा सीधा अर्थ होता है लहर या तरंग, पिछली क्लास में भी बताया गया था, ठीक है। और उदक, उदक किसका पर्यायवाची है? पानी, नीर, अम्बु, तोय, वारी, ठीक है, ये सब आपने पढ़े होंगे। तो उदक का अर्थ क्या होता है? पानी ही होता है। तो गंगा का उदक यानी कि गंगोदक, जिसे हम कहते हैं गंगा जल, जल,
ठीक है। अगला है उर्मी। उर्मी का भी अर्थ बताया था, जिस तरीके से समुद्र की लहरें उसी तरह से गंगा की लहरें या तरंग, तो गंगोर्मी। इनमें कौन सी संधि हो रही है, देखिए ओ लगा हुआ है सब में। अगर इन्हें तोड़ेंगे, इनका विच्छेद करेंगे तो फिर स्थिति ऐसे आएगी। तो पर उपकार, परोपकार, समुद्र ऊर्मी, समुद्रोर्मी, गंगा उदक, गंगोदक, गंगा ऊर्मी, गंगोर्मी। नेक्स्ट देखते हैं अर। ए ओ अर। अर, अर में क्या स्थिति आ रही है कि रे पे हलंत लगा हुआ है, यानी कि रे यहाँ पर आधा होगा। अ या आ के बाद री आने पर अर हो जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। सप्त, सप्त का अ ले लीजिए और ऋषि का री ले लीजिए, तो इसमें अर की ही साउंड निकलेगी। आप बोल करके देख सकते हैं अर, और इस पे हलंत जरूर लगा हुआ होना चाहिए। अगर हलंत नहीं लगाएंगे तो मुश्किल आ जाएगी। अर। महाऋण, तो महा में आ, हमने कहा था ना अ या आ कुछ भी आ जाए, आ और उसके बाद में री, तब भी अर की ही आवाज निकलेगी। ये महर। सप्तऋषि, तो आप इसे क्या बोलते हैं, सप्तर्षि, सप्तर, तर बोलो ना, तो तर, तर की स्थिति देखिए, रे आधा है इसलिए ये ऊपर चला गया। सप्तर, अर की आवाज निकल रही है। महर, महाऋण, महर्ण, महर, अर की आवाज निकल रही है। तो यहाँ पर ये अर होने पर, मतलब अ या आ की बात, अभी शुरू में अ या आ ही रहने हैं, इसके बाद यदि री आती है तो स्थिति क्या होगी, अर में परिवर्तित हो जाएगी। तो ये अर जो है वो गुण संधि का उदाहरण है। एक और आता है अल। ये आपकी जानकारी के लिए है, वैसे इसका संस्कृत में प्रयोग होता है, हिंदी में लगभग ये नहीं होती। हिंदी में आपकी 3 संधियां प्रमुख हैं, ए ओ अर गुण संधि के लक्षण मान जाते हैं। ये संस्कृत की है, लेकिन जानकारी ले लीजिए इसके बारे में भी। संस्कृत में ये अल कैसे बनता है, वही स्थिति अ या आ के बाद लृ आने पर। ये लृ कैसा होता है, ये संस्कृत का स्वर ऐसे होता है, लृ। ल में नीचे को री लगी हुई थी, लृ आने पर अल हो जाता है। यदि अ या आ, छोटा अ या बड़ा आ के बाद री स्वर आता है तो अर हो जाएगा, और लृ स्वर आता है तो अल हो जाएगा। तव और लृकारः, देखिए विसर्ग लगे हुए यहाँ पर, ये विसर्ग संधि मत समझना, यहाँ से पहचान होगी, ये स्वर है, देखिए स्वर है, ये भी स्वर है, ठीक है ना। तो तव लृकारः तो बन जाएगा तवल। अल बोला था ना हमने, अल, ले आधा हो जाएगा। तो तव और लृ, अ या आ के बाद यदि लृ आता है तो इसका अल हो जाता है। यहाँ पर भी अ या आ के बाद लृ आ जाए तो इसका अल हो जाता है। तव लृकार तवलकारः, मम लृकारः ममलकारः। मम, ये ममता से बना हुआ है। तवलकार, ये सामवेद की एक शाखा तवलकार थी। इसके अलावा वैदिक जो महर्षि थे उनका नाम था ये तवलकार, ठीक है। संस्कृत की बात आ रही है, संस्कृत में ज़्यादा प्रयोग में आई थी। हिंदी में ये मुख्य रूप से 3 है, ए ओ अर, लेकिन अल के बारे में भी हमने आपको पूरी जानकारी दे दी है। अब आगे देखते हैं। ए ओ अर अल हुआ और गुण संधि समाप्त हुई, और इसके बाद जो संधि उभर कर हमारे सामने आती है वो है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, वृद्धि में इसमें वृद्धि हो जाती है, वृद्धि, बड़ा, महान, विशाल, ऐसे स्वर इसमें आते हैं। तो इसमें 2 बातें आती है, एक तो आई, बड़ी आई, और बड़ा औ। वृद्धि संधि में वृद्धि होती है। देखिए अ या आ के बाद इन, देखिए 3 संधि जो थी, स्वर, दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि, इन तीनों में ही शुरुआत में अ ही लगेगा। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा, छोटा अ या बड़ा आ ही लगेगा। तो अ या आ के बाद ए या आई आने पर इनके मेल से ऐ हो जाता है। इन चारों में से कुछ भी हो जाए, हो सकता है छोटा आ से के बाद छोटी ए आ जाए,
तब भी बड़ी आई होगा। छोटा आ के बाद बड़ी आई आ जाए तब भी बड़ी आई होगा। बड़ा आ जाए और बड़े आ के बाद छोटी ए आ जाए तब भी बड़ी आई होगा। और बड़े आ के बाद यदि बड़ी आई आ जाए तब भी आई ही होगा। तो ये 4 तरह से बातें हैं, आपको पूरी डेफिनेशन में समझे तो ये 4 बातें ध्यान रखिएगा, लेकिन शुरू में यही स्वर आने हैं। देखते हैं एक और एक, एक एक सॉरी एक एक की स्थिति में एक और लगा हुआ है और एक, ये स्थिति बनी है। देखिए यहां पर आ पे खत्म और ए से शुरू, तो अ और ए मिलकर के बनाते हैं बड़ी ऐ। तो बड़ी ऐ का मतलब है कि यदि किसी व्यंजन पे लगती है तो 2 मात्रा लिए हुए होगी। देखिए एक एक जब हमने मिलाया तो बन गया एक एक, 2 मात्राएं। बड़ी ऐ की मात्रा है ना ये, 2 मात्राएं, एक एक। इसके अलावा मत एक की है, तो यहाँ देखिए छोटा अ और यहाँ बड़ी ऐ, ऐक्य, मत ऐक्य, मत ऐक्य। वृद्धि हो रही है, ये देखिए वृद्धि हो गई ना, मात्राओं में कितनी वृद्धि हुई है, मत ऐक्य। इसके अलावा सदा एव, तो यहाँ पर बड़ा आ है सदा और छोटी ए सदा, सदा एव, सदैव, 2 मात्राएं देखिए दिख रही होंगी। महा ऐश्वर्य, तो महा में बड़ा आ और बड़ी ऐ, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य, महेश्वर्य, ठीक है ना। एक एक, मतैक्य, सदैव और महेश्वर्य, इन सब में वृद्धि संधि हो रही है। आगे देखते हैं। औ, आई और औ की स्थिति आई थी वृद्धि संधि में। यहाँ कहते हैं अ या आ के बाद, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। अ या आ के बाद छोटा ओ या बड़ा औ आने पर इनके मेल से औ हो जाता है। अर्थात सीधी सी बात अगर हम समझे वृद्धि संधि की, तो कहने का मतलब ये है कि यदि दीर्घ संधि हो, दीर्घ संधि, दीर्घ प्लस गुण संधि, गुण संधि में हमने ए ओ आर पढ़ा था, तो ए और ओ की ही स्थिति यहां पर आ रही है, ठीक है ना। दीर्घ और गुण मिला करके करते हैं वृद्धि। ये 3 बातें ध्यान रखनी है। दीर्घ की स्थिति, दीर्घ में यदि गुण मिलता है तो उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। यहां देखते हैं औ की स्थिति, परम ओजस्वी, परमौजस्वी, परम औदार्य, परमौदार्य, महाओज, महोज। ओज का अर्थ यहाँ पर उत्सव होता है, ओज का अर्थ यहाँ पर उत्सव होता है। औदार्य का मतलब यहाँ पर उदारता से संबंधित है। ओजस्वी की स्थिति भी वही ऋषि मुनि की जो स्थिति होती है, ओजस्वी होते हैं ना, वो उनमें ओज होता है, तेजी वाली स्थिति। महा औषध, महौषध, औषधि की बात आ रही है। तो आ और औ मिल करके देखिए यहाँ पर स्थिति क्या हो रही है, अ और ओ मिला, यहाँ पर अ, छोटा अ और बड़ा औ है, यहाँ पर बड़ा आ और छोटा ओ है, और यहाँ बड़ा आ बड़ा औ है। कैसे भी कर लीजिए आगे पीछे वाली स्थिति, लेकिन शुरू में यही होने स्वर होने चाहिए, तभी काम बनेगा, नहीं तो संधि फिर चेंज हो जाएगी अगर कुछ किया तो ये औ होने पर, ऐ औ होने पर कौन सी संधि हो जाती है, वृद्धि संधि हो जाती है, और यहीं पर वृद्धि संधि समाप्त भी होती है। अच संधि का चौथा भेद यण संधि। यण में स्थिति बनती है ये, रे, ले और वे की, ठीक है। यण संधि में ये, रे, ले, वे की स्थिति बनती है। जब स्थिति आ जाए, जब हमें साउंड सुनने को क्या मिले, ये, रे, ले, वे पे ज़्यादा वरीयता मिले। जैसे अब यहाँ पर चेंज हो जाता है, जो यण संधि है वो अ या आ से शुरू नहीं होगी, आ या आ को छोड़कर
ई स्वर हो जाए, ऊ स्वर हो जाए या कोई अन्य स्वर आ जाए शुरू में, तो वहां यड़ संधि होती है। छोटी ई या बड़ी ई के बाद, छोटी ई या बड़ी ई के बाद ई या ई को छोड़कर, अब जिसने शुरू से संधि पढ़ी है वो समझ जाएंगे, क्योंकि अगर हम इन दोनों को एक साथ करें, सजाती एक साथ नहीं होंगे, नहीं तो दीर्घ हो जाएगी संधि। तो ई या ई के बाद बस इसे छोड़ दीजिएगा। ई या ई को छोड़कर कोई और स्वर आता है तो ये ई या ई का ये में परिवर्तन होता है। देखिए फर्क है, यदि आप ई करें या फिर आप ई करें, इसके बाद अगर आप ये कर रहे हैं तो ये स्थिति सीधी सीधी जाएगी दीर्घ संधि में, और हम यहाँ पे दीर्घ संधि नहीं पढ़ रहे हैं। चाहे आप यहाँ पर कोई सी भी, तो सीधी सजाती अगर आप कर रहे हैं तो दीर्घ ही होनी है। यहाँ हमें विजातीय करनी है, ई या ई के बाद हमें कोई अन्य स्वर लेना है, और अन्य स्वर की स्थिति आ जाती है यहाँ पर। देखें, यदि और अपी। यदि में ई है, अपी का अ, कहा था ना, ई या ई को छोड़कर, यहाँ पर ई या ई नहीं आनी चाहिए। तो ई या ई के बाद यदि कोई और स्वर आता है तो इस ई का ये में परिवर्तन हो जाता है। ई में ये की साउंड हो गई और अ स्वर उसमें जुड़ गया, तो हमारे पास पूरा ये तैयार हो गया। जैसे यदि अपि तो बन गया यद्यपि। अब ये कैसे आया देखिए, इसको समझने के लिए ज्यादातर आपने यद्यपि ऐसे भी लिखा हुआ देखा होगा। यद्यपि, यद्यपि में जो हमने ई चेंज किया तो दे तो हो गया आधा, क्योंकि ई का ये साउंड निकलना है ना, और ये जो स्वर है इसमें जब दे मिला तो दे आधा, और ये वाली स्थिति ये पूरा होके और पी, यद्यपि। अब इसी को ऐसा ना लिखते हुए हमने यद्यपि ये वाला लिख दिया तो गलत नहीं माना जाएगा। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों ही सही हैं, ठीक है ना। तो यदि अपि यद्यपि दे आधा हो जाएगा, ई का ये में परिवर्तन और अ स्वर लगने पर ये पूरा हो गया। इसके बाद देखते हैं अति उत्तम। तो देखिए ते जो है वो आधा हो जाएगा, जो ते है वो आधा हो जाएगा। ई का जो ई की मात्रा है इसका ये में साउंड निकलेगी, और ये जो आधा है उसमें जब हम उ स्वर लगाएंगे तो वो पूरा यू हो जाएगा, और तम हमारा ऐसे रहेगा। अ ऐसे ही रहना है, ते आधा हुआ, ई का हमने ये किया, और जब ये में हमने उ स्वर लगा दिया तो ये यू पूरा हो गया, और अति उत्तम का जो संधि हुई है वो हुई है अत्युत्तम, अत्युत्तम, ठीक है। इसके बाद ई ने आधा हो जाएगा, ई की मात्रा ये में परिवर्तित हो जाएगी, और ये पे जब हम उ स्वर जोड़ेंगे तो वो यू हो जाएगा। मतलब जो ये है, अब ये सिर्फ ये नहीं है, ये या भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, यू भी हो सकता है, बड़ा यू भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। मतलब कोई भी आवाज निकाल सकते हैं, सिर्फ ये नहीं कि हमेशा हर बार ये यही रहेगा, नहीं। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं यद्यपि में ये तो पूरा है, ठीक है। अत्युत्तम में यू वाली कंडीशन आ गई, न्यून में ये वाली कंडीशन पूरी आ गई, ठीक है ना। तो ये में कोई सा भी स्वर लग सकता है, उसी की साउंड वो देगा। अब अगला है अति ऐश्वर्य। ते आधा हो जाएगा, ई ये में परिवर्तित हो जाएगा, और ऐश्वर्य बड़ी ए लगने पर ये पे ये वाली कंडीशन बन जाएगी, ये। लेकिन आवाज तो ये की आ रही है ना, तो सीधी सी ये यड़ संधि है। सब यड़ संधि के एग्जाम्पल है, ये एग्जाम में आ चुका है, ये भी आ गया है, ये सारे हर एग्जाम में कोई ना कोई एग्जाम्पल आ चुका है, इस बात का आप ध्यान रखिए। तो अति ऐश्वर्य में अत ऐश्वर्य हो जाएगा, देखिए संधि यहाँ हुई है, अति ऐश्वर्य। वाणी बड़ी ई और औ, मतलब ई या ई के बाद कोई भी स्वर आता है तो वहां पर ई का ये में परिवर्तन। अब देखिए यहाँ पर यौ, ये जो था ये आधा हो गया, और यौ की कंडीशन यहाँ पर बन गई है। मतलब कुछ भी आ सकता है ये की कंडीशन, इस तरीके से ये की स्थिति इनमें से कोई भी रूप लेकर के हो सकती है। तो ये यड़ संधि है। यद्यपि में, अत्युत्तम में, अति ऐश्वर्य में, वाणियोचित्य में, न्यून में, इन सब में यड़ संधि है। आगे देखते हैं।
वह की स्थिति, वह कैसे बनेगा? हमने ई पहले लिखा था, ई आ जाए या ई आ जाए और उसके बाद कोई भी स्वर आ जाए इसको छोड़ करके, तो वहां तो बनेगा ये। ई बोल के देखेंगे तो यही आवाज निकलेगी, लेकिन जब हमें वह बनाना है तो वह को कैसे बनाएंगे? ऊ या ऊ को लेकर के कोई भी स्वर आ जाए, ऊ के बाद जब आप कोई भी स्वर बोलेंगे तो वो वह की साउंड देगा, ऊ ऊ वह, ठीक है ना, ये वाली कंडीशन बन जाएगी। तो इसको देखें, ऊ या ऊ के बाद ऊ या ऊ को छोड़कर, मतलब यही नहीं आना चाहिए इसके बाद में, वरना फिर वही दीर्घ संधि में हम चले जाएंगे। हमें नहीं जाना है अभी हम यड़ संधि कर रहे हैं। छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद ऊ या ऊ को छोड़कर कोई और स्वर आने पर ऊ का वह में परिवर्तन हो जाता है। लिखा है और हम पढ़ रहे हैं तो ऐसा भी ठीक नहीं है, आप रटिए मत, आप उसको सिर्फ समझिए। संधि उसी की बढ़िया होती है जिसने नियमों पर ध्यान दिया हो, जिसको नियम समझ में आए हो कि हमसे कहा क्या जा रहा है। वरना आप सिर्फ रट रहे हैं कि ऐसा पढ़ लिया हमने, ऊ वे हो गया और बस, तो आपके पास जब भी संधि का सवाल आता है वो लगभग गलत ही हो जाता है, इतना पढ़ने पर भी। तो आप समझिए कि नियम क्या है। देखिए, ऊ या ऊ आने पर, ऊ या ऊ के बाद कोई भी स्वर आने पर ऊ का वे हो जाता है। सुआगत, यहाँ पर ऊ है, अब ऊ के बाद कोई भी स्वर आ जाए, बस यही नहीं आना चाहिए, इसी के सजातीय नहीं आना चाहिए, विजातीय कोई सा भी आ जाए, तो ऊ और आ मिलने पर वा की आवाज निकलेगी। जैसा स्वर होता है मात्रा वैसी ही हो जाती है, इस बात का भी ख्याल रखिएगा। कभी आप सोचें कि वह पढ़ रहे हैं तो हर बार वह ही लगा हुआ होगा, नहीं। जैसे ये की कंडीशन बनी थी, ये वा भी हो सकता है, ये वी भी हो सकता है, वी भी हो सकता है, वो वे वो और वो। अब ये कुछ भी हो सकता है, जैसा इसके आगे स्वर होगा ये उसी में ही ढल जाएगा, ठीक है। समझते हैं, देखिए, सु, ऊ के बाद आ आया है तो वह का क्या हो जाएगा? वा हो जाएगा ना। सु से आधा हो जाएगा, ये से की कंडीशन आधी, ऊ का वह बन गया और वह में आ स्वर लग गया तो बन गया स्वा, और गत तो वैसे ही रहेगा। बाकी सब वर्ण जो है वो वैसे ही रहते हैं जैसे हैं, बस आपको संधि इसमें पास वाले में करनी होती है। निकटवर्ती वर्णों का मेल पड़ा था ना हमने संधि, तो निकटवर्ती, बाकी जो आगे पीछे हैं वो उसमें वो नो चेंज, कुछ चेंज नहीं करना हमें। तो सु और आगत, तो से आधा हो जाएगा, ऊ का वह में परिवर्तन हो जाएगा और यहाँ स्थिति आ लग गया तो ये वा हो जाएगा। तो सु घन आगत स्वागत, वह की आवाज निकली। अनु, तो यहाँ पर ने आधा हो जाएगा, अनु में ने आधा हो जाएगा, ऊ पहले आ गया तो ऊ का वह हो जाएगा, और ए छोटी ए है तो वह पे भी मतलब ये वाली कंडीशन ये रूप ले लेगा। जैसे आ वैसा का वैसे ही रहेगा, ने आधा है, ये देखिए ने आधा है, ऊ का वह में परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन वह भी कौन सा बनाएंगे हम? देखिए ए है तो एक मात्रा वाला वह लिखना है, ये लिखा गया अन्वे और क्षण, अन्वेषण। अन्वेषण का मतलब होता है खोज करना, खोज, जांच। मधु अरी, धे आधा हो जाएगा, ऊ का वह हो जाएगा, अ लगा हुआ, देखिए अस्वर है तो वह पूरा हो जाएगा। वह की कंडीशन यहाँ पर ये बनेगी, कोई और तो मात्रा है नहीं ना, ऊ है ना ए है, कुछ नहीं है, तो सीधा सीधा हम वह ऐसे लिखेंगे और री हमारा ऐसे ही रहेगा। मधु का अरी, मधु और अरी, तो धे आधा हुआ और वह पूरा और री पे मात्रा लग गई, मधुवरी। ये जो मधुवरी है ना, ये विष्णु का पर्यायवाची है, मधुवरी, मधुवरी विष्णु का पर्यायवाची है। अब एक चीज आपको और समझ में आ रही होगी, देखिए जब भी हम ये लिख रहे हैं या वह लिख रहे हैं, इससे पहले स्वर आधे हो रहे हैं, जो इससे पहले का व्यंजन है वो सब आधे हो रहे हैं, देख रहे हैं। देखिए वाह हुआ, उससे पहले ने आधा हुआ, वाह लिखा तो उससे पहले से आधा हो गया। एक पहचान ये भी है यार संधि की कि जब ये रे ले वे की आवाज आएगी तो उससे पहले का जो व्यंजन होगा वो आधा हो जाएगा। बहुत अच्छी पहचान है, आपको सीधा सीधा शब्द मिला। देखिए मधुवरी, आप कैसे बताएंगे अगर नहीं भी पता तो वे आया है, ये रे ले वे से पहले वाला जो व्यंजन होगा वो हमेशा आधा होगा। ये यार संधि की बहुत बढ़िया पहचान है।
वधवागमन देखिए, वधु और आगमन, तो धे आधा हो जाएगा, ऊ का वे में परिवर्तन हो जाएगा, और वे में भी कौन सी मात्रा लेकर के, आ लिखा हुआ है, तो ये वाग ऐसे रूप ले लेगा। वधु आगमन, वधवागमन, वधवागमन। ठीक है, वधवागमन। अभी ये संधि यहाँ पर पूरी नहीं हुई है, इसको कल पूरा करेंगे हम, ठीक है ना। तो आपका कोई सवाल हो या कुछ ना समझ में आया हो संधि में तो आप हमसे पता कीजिएगा। क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल, जड़ संधि को पूरा कल करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।